नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की, यहाँ विजय चौक से लाइव संसद भवन के बाहर से। सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ रोज की तरीके से दो मेहमान आ चुके हैं। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। होली की आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी बहुत, और आप तो बिल्कुल होली के रंग में आ गए हैं सर। हिंदुस्तान को बिल्कुल सभी को सर बहुत शुभकामनाएं सर। लेकिन होली को लेकर इस वक्त जो पूरे देश में चल रहा है माहौल, उस पर आज हम लोगों को जरूर बात करनी चाहिए। खास तौर पर दो राज्यों में, उत्तर भारत के यूपी और बिहार। जिस तरह से अभी तक तो बयानबाजी हो रही थी केवल, लेकिन अब प्रशासन ने कोई टकराव कल के दिन ना हो, क्योंकि कल रमज़ान का जुम्मा पड़ेगा और होली का रंग खेला जाएगा, तो कहीं कोई विवाद ना हो जाए, कहीं कोई दंगे जैसी सिचुएशन ना बन जाए, प्रिय घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने दोनों समुदायों के साथ मिलकर बैठकर एक रास्ता निकाला है। लेकिन वो रास्ता कितना सही है, हम लोग इसकी चर्चा आज करेंगे। आपको मैं यूपी के बहुत सारे शहरों की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। इसमें संभल हो, शाहजहांपुर हो, बरेली हो, अलीगढ़ हो, 4 शहरों के नाम मैं ले रहा हूं क्योंकि तस्वीरें हमारे पास हैं, और भी ऐसे शहर रहे होंगे। तो यहां आप देखेंगे कि मस्जिदें तिरपाल से ढक दी गई हैं, पूरी मस्जिदें ढक दी गई। और एक दो नहीं, शाहजहांपुर में 67 ऐसी मस्जिदें, 67, जिनको अलग अलग रंगों की तिरपाल लगा करके ढक दिया गया है कि भाई कोई इस पर होली का रंग न गिर जाए या कोई ज़बरदस्ती डाल ना दे। संभल में जो जामा मस्जिद है, जो विवादित है, वो पूरी मस्जिद इसी तरीके से ढक दी गई है। और इसके अलावा वहाँ 11 और ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर इसी तरीके से तिरपाल लगा दी गई है। ऐसा बरेली में, ऐसा अलीगढ़ में देखने को मिल रहा है। अभी तक तो देखिए ये लग रहा था कि शायद ये मस्जिद कमेटी जो हैं, या जो मुस्लिम वहाँ पर जो और लोग हैं इंतज़ाम कमेटी वगैरह के करने वाले, उन्होंने अपने आप किया होगा। लेकिन अब पता लग रहा है कि ये प्रशासन के साथ मिलकर के किया जा रहा है। तो क्या ये वाकई में सही है जो हुआ? क्या ये डिजायरेबल था, वांछनीय था? क्या ये व्यवहारिक है? कितनी मस्जिदें ढकेंगे आप? एक शहर में 60-60, 70-70 मस्जिदें ढकनी पड़ रही हैं आपको। और आप इससे संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या संदेश ये है कि मुसलमान अपनी इस बात पर कायम रहें कि एक बूंद रंग हमारी मस्जिद पर या हमारे कपड़ों पर कल के दिन गिर गया तो कोई आफत आ जाएगी? या आप दूसरे पक्ष को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें मालूम है तुम शरारत करोगे, इसलिए हम मस्जिद को ढक रहे हैं? क्या इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए? हम दोनों ही समुदायों को क्या संदेश दे रहे हैं? और इसमें अलग अलग तरीके के बयान हैं। कोई इससे सहमत है, कोई इसके विरोध में है। जैसे अलीगढ़ की मैं बात बताऊं आपको, एक वहाँ मौलाना कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा कदम है, क्योंकि इससे मगर मस्जिद पर रंग नहीं गिरेगा तो कोई टकराव नहीं होगा। मस्जिद पर रंग थोड़ा भी पड़ जाएगा तो क्यों टकराव होगा, कोई उनसे पूछे। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा अफसोसनाक कदम है ये। एक साजिद रशीदी यहाँ दिल्ली के मौलाना है, इमाम हैं, इन्होंने कहा कि ये तो यूपी की सरकार का तुगलकी फरमान है, ऐसा आप कहाँ तक करेंगे। और एक मंत्री संजय निषाद, इनको लगा सारे लोग बोल रहे हैं तो मैं क्यों ना बोलूँ, तो निषाद साहब भी आ गए। उन्होंने कहा कि जिसे रंग से दिक्कत है वो देश छोड़ करके चला जाए, तो वीज़ा ये लगवाएंगे और टिकट भी ये ला करके देंगे। तो मैं आपको बयान सुना रहा हूँ, ये 4 और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मस्जिदों को ढकने का काम सरकार द्वारा कराया जा रहा है, तो देखिए ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, क्योंकि सौहार्द बना रहे और होली के मौके पर रंग ना पहुंचे मस्जिद तक, और उसकी वजह से समाज में आपसी भाईचारा बिगड़े और आपस में जो सौहार्द है वो ना बिगड़े। इस दृष्टि को देखते हुए सरकार के इस फैसले की हम सराहना करते हैं। ये अच्छा कदम है, ये समाज के हित में कदम। जिस तरह से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस बात को समझा और नमाज का भी वक्त बढ़ाया है, तो यह भी एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इसी अच्छी समझ बूझ से ही आपसी भाईचारा बना रहेगा। हाँ, बरेली में भी कुछ जगहों पर ढका गया है, मगर ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये ज़रूरत पेश आई, जबकि होना ये चाहिए कि दोनों समुदाय के लोग, हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हों, मिले हुए हों। 20 साल पीछे चले जाइए, ऐसा कभी कुछ नहीं होता था, न कोई चीज़ ढकी जाती थी और न ही इस तरह के मामलात, वाक़यात, हादसात होते थे जिस तरीके से आज ये हो रहे हैं। क्योंकि अब कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जिन्होंने दरारें डाल दी हैं, जिसकी वजह से ये होता है।
संभल एडमिनिस्ट्रेशन का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि होली पर मस्जिदों को ढका जाएगा तिरपाल से। यह ऐसा तुगलकी फरमान है जो आजादी से लेकर अब तक कभी भी सुनने को नहीं आया। सवाल यह है कि सारे फरमान मुसलमानों के लिए और मस्जिदों के लिए क्यों है? कभी मुसलमानों से कहा जाता है कि वो घरों में बैठें, बाहर ना निकलें होली पर। अब नया फरमान जारी हो गया कि मस्जिदों को ढक दें। हिंदुओं के लिए क्यों फरमान जारी नहीं होता कि ऐसे किसी मुसलमान पर होली का रंग न डालें जो नमाज के लिए जा रहा हो? या उनको यह क्यों नहीं कहा जाता कि मस्जिद के आसपास ना फटके, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसा मत करो। मुसलमान इतना मजबूर नहीं है। मुसलमानों की खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जो होली के समय कहते हैं रंग लग गया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। अगर रंग लगने से धर्म नष्ट हो गया तो रंग बिरंग कपड़े कैसे पहन सकते हो? रंग घर पे रंग कैसे लगाओगे? रंग का कारोबार कैसे कहते हो? सबसे ज़्यादा रंग के कारोबार तो वही करते हैं। इसलिए आप लोग केवल आप एक धर्म, कुछ लोगों के मन में जहर खोलकर लोगों को उनको बहकाकर, हम तो चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोगों को हम बिना भेदभाव के, गरीब विपक्ष गरीबी बढ़ाता हम कि गरीबी में अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम कर रहे हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो भी डॉक्टर, हम तो कह रहे हैं कि जिससे रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। क्योंकि चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोग मिलकर रहें। निशाद साहब कह रहे हैं रंग से परहेज तो देश छोड़ करके चले जाए। हमारा भी देखिए कोरम पूरा हो गया। विनोद अग्निहोत्री जी आ गए प्रोग्राम से, स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ चुके हैं। अब ये बयान चल रहे थे तो यहाँ हमारे भी डिस्कशन पीछे से पहले ही शुरू हो चुका है। हमारा पैनल भी इस पर बटा हुआ है कि भाई ये फैसला ठीक है प्रशासन का या नहीं ठीक है। एक बात मुझे बताइए सर, ये अगर किसी मस्जिद चलाने वाले को लगता कि भाई नहीं हमारे यहाँ विवाद नहीं होना चाहिए, हम ढक देंगे, उसका फैसला वो करता, मैं समझता। प्रशासन क्यों जगह जगह जाकर मस्जिद ढकवा रही है? मैं तो समझ रहा हूँ कि ये पता नहीं किस तरह का, इसको तुगलकी कहते हैं, पागलपन कहते हैं, सिनिकल कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, पॉलिटिकल कहते हैं, जो भी कहते हो, मैं इस फैसले के साथ नहीं हूँ। और आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर किसी को परेशानी है तो वो ढक लेगा। और आप सोचिए दो बातें, हिंदुस्तान में 30 राज्य हैं, 29 राज्य हैं, छोड़ दीजिए आप क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्यों में ये हो रहा है? देश भर में तो लाखों मस्जिदें हैं, कोई कम मस्जिद हैं, तो क्या सभी जगह ढका जा रहा है? तो एक इस बात पर भी सवाल होना चाहिए, बहस होनी चाहिए कि क्यों उत्तर प्रदेश, क्यों बिहार में ये काम हो रहा है, ठीक है? क्यों सरकार ऐसा कर रही है, क्यों ऐसा माहौल बना है? और इसमें ये कहना कि केवल सरकार कर रही है या कुछ 4 लोग हैं या मुस्लिम कर रहे हैं, ये सब लोगों का एक सिनिकल माहौल बन रहा है। और मैं समझता हूँ होली का जो पर्पज़ है वही डिफीट हो रहा है इससे। होली का पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन का पर्पस तो केवल एक है कि कहीं कोई झंझट झगड़ा नहीं होना चाहिए, उससे बचने के लिए निकाला गया रास्ता। तरीका ये नहीं है ना। तो देश भर, पूरे उत्तर प्रदेश की कम से कम 1000, 2000, 5000 मस्जिदें, एक शहर शाहजहांपुर में 67 मस्जिदें ढकी गई हैं। लेकिन उससे का क्या मतलब? और क्या उससे हो जाएगा? माहौल बेहतर होगा? और जो लोग ये मांग कर रहे हैं कि मस्जिद पर भी रंग नहीं गिरना चाहिए, वो भी एक अलग तरीके का सिनिसिज्म है। और जो लोग ये जिद करके बैठेंगे नहीं हम रंग डालेंगे ही, वो भी एक सिनिसिज्म है। इसलिए इसमें किसी को एक को दोषी करना। और वैसे निशाद साहब का तो देखिए बहुत गंभीरता से आपने लिया है। निशाद साहब अभी 2027 के चुनाव में किधर होंगे, उसको बयानों को उसी तरह से छोड़ दीजिए, उनकी बात को क्या उस पर बहस करेंगे। लेकिन ये काम करके क्या कोई बहुत अच्छा काम यूपी की सरकार ने दोनों ही पक्षों को, हिंदुओं और मुसलमानों को आरोपित नहीं कर दिया? बिल्कुल, मुसलमानों को आरोपित कर दिया कि तुम जड़ हो। हाँ। तुम्हें एक बूंद रंग से इतनी प्रॉब्लम है, लो ढक देते हैं तुम्हारी। और हिंदुओं को एक तरह से आपने कह दिया कि तुम्हें मालूम है तुम शरारत करोगे। हाँ, शरारती हो आप, ये मतलब तुम जानबूझ के इनको परेशान करोगे, रंग डालोगे, लो हमने इनका ढक दिया। तुम मानोगे नहीं। तुम मैसेज तो यही है ना। वरना आप क्यों बीच में पड़े? मेरा सवाल केवल इतना है, सरकार को इस बीच में क्यों पड़ना पड़ा? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं सौरभ जी, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ आज इस बहस से। सरकार नहीं पड़ेगी तो कौन बीच में पड़ेगा? किसको जनता ने चुन के अपने प्रतिनिधि के तौर पर वहां बिठाया है? जो सरकार होती है उसी का ये काम है कि समाज में जिस तरह की स्थितियां हैं उसके अनुरूप कितना बेहतर तरीके से, कितना सामंजस्य के साथ, कितने सौहार्द के साथ कोई भी पर्व उत्सव मनाया जा सके। सौहार्द है। जब मैं आगे आ रहा हूं, जब ये कहा गया कि भाई एक सीईओ का बयान आया कि
कि 52 जुमा ढेर सारी उसकी आलोचना हुई, और मैंने भी लगातार इस मंच पर भी कहा, हर जगह कह रहा हूं कि भैया वर्दी में जो व्यक्ति है उसको एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। उसका ये काम नहीं, उसका काम है शांति स्थापित करना। लेकिन क्या हमने ढेर सारे ऐसे बयान नहीं सुने कि होली का टाइम बदल दीजिए? क्या हमने ढेर सारे ऐसे बयान नहीं सुने कि ना हम तो जाएंगे, हमारे ऊपर रंग न पड़े, ये प्रशासन की व्यवस्था है? नहीं सुने आपने? प्रतिदिन की डिबेट में सभी पार्टियों के जो अपने आप को मुस्लिमों का खैर ख्वाह कहते हैं वो सब के सब बोल रहे हैं। और मैं तो और आश्चर्य में पड़ गया जब लगातार लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार हो रहा है। मुझे 2012 में हैदराबाद की खबर मिल गई, अभी इतनी देर में खोजते खोजते। रामनवमी का जुलूस निकलता है तो देश के अलग अलग हिस्सों में तिरपाल से उस दिन मस्जिद ढक दी जाती है। और 2012 जहां तक मुझे याद आ रहा है, न तो केंद्र में मोदी जी थे, न उत्तर प्रदेश में योगी जी थे। सवाल यहां ये नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि क्या उसका इंटेंशन है। उसका इंटेंशन अगर बचाना है झगड़ा तो बिल्कुल होना चाहिए, उसकी आलोचना क्यों होनी चाहिए? अगर उसका इंटेंशन होता कि नहीं हम तो झगड़ा लगाएंगे, तब उसकी आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि प्रिकॉशनरी मेजर कौन लेगा? वो तो सरकार लेगी ना, प्रशासन लेगा। आप ही और मतलब जो लोग इससे सहमत हो हमेशा ये कहते हैं ना, क्यों ये कुछ इलाके नो गो जोन क्यों बन जाते हैं? बिल्कुल ठीक ये बात, सेंसिटिव क्यों बन जाते हैं? ठीक बात। अब तो सेंसिटिव पर स्टैंप लगा दिया ना अपने ढक के। लेकिन सौरभ जी आप बताइए, जिसको होली खेलना वो आप मानेगा क्या? हम तो नहीं जानते, कोई हमारे मुसलमान जितने जानने वाले तो होली खेलते हैं, उनको तो रंग से कोई दिक्कत नहीं, खुद जम के खेलेंगे कल। उनको थोड़ी दिक्कत, वो तिरपाल थोड़ी ना पहनेंगे। वरना आप सोचिए ना कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि क्या क्या, वो जो बयानबाजी है वो खतरनाक है। प्रशासन अगर किसी भी मौके पर, किसी भी पर्व त्योहार उत्सव के मौके पर सामंजस्य बिठाने के लिए, सौहार्द के लिए, झगड़ा नहीं हो भाई। जैसे ढेर सारे मौलानाओं को मैंने सुना, मेरी तो समझ है नहीं, लेकिन जो इस्लाम को जानने वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रंग पड़ जाएगा तो दीन ईमान से दखल हो जाओगे, रोजे से अपवित्र हो जाओगे, ऐसा नहीं कहते। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कहता है आपको क्या पता। और तो और विज्ञापन ऐसे आने लगे हैं, विज्ञापन भाई वो मुस्लिम घर का बच्चा है तो जब तक वो साइकिल पर दूसरी लड़की पर सारे गुब्बारे नहीं खत्म हो गए, रंग नहीं खत्म, तब तक उसको लेके नहीं आई। बिल्कुल गलत छोटे बच्चों का विज्ञापन, ऐसा खतरनाक विज्ञापन चल रहा है। ये तो बहुत छोटे, और मैं फिर कह रहा हूं प्रशासन का काम सौहार्द सामंजस्य बनाना है, और अगर सिर्फ मस्जिद ढक देने से ये हो जा रहा है तो बिल्कुल ये करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं 2 बजे होली खत्म हो जाती है। हर हिंदू को ये पक्का रखना चाहिए कि 2 बजे होली खत्म होती है तो हो जाए, उसके बाद वो लोग जाकर नमाज पढ़ें। नहीं, लेकिन क्या इससे सौहार्द बन रहा है? बल्कि ये लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि सौहार्द पर एक सवाल खड़ा होगा कि इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। ये पलायनवाद है। अच्छा, पलायनवाद ये वैसे ही हो गया कि मान लीजिए कि लड़कियां जो है कपड़े पूरे पहन के निकलें, वो उनका जरा भी आगे खुला ना हो क्योंकि कोई छेड़ देगा। तो ये उसी तो ये लड़कियों की जिम्मेदारी चीजें हैं कि भाई अब क्या करें, कोई छेड़ न दे, इसलिए लड़की को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। भाई 2 बातें हैं इसमें गलती कट्टरपंथी मौलानाओं की भी है और प्रशासन की नासमझी भी है। बिल्कुल मैं हर्षवर्धन जी के पास सहमत हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मुस्लिम हैं, खूब होली खेलते हैं, खूब गुलाल लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस्लाम में कहीं भी ये नहीं लिखा कि साहब जो है रंग जो है पड़ जाएगा तो आप कोई काफिर हो जाएंगे या आपका कू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर हिस्ट्री पढ़ो तो मुगल काल में भी होली खेली जाती थी, मुगल दरबार में खेली जाती थी होली, अकबर के दरबार में होली खेली जाती थी। और आप देखो क्या नाम था उनका जो नजीरा, अरे वो कौन शायर थे हमारे, नजीर अकबराबादी नजीर ने अकबराबादी ने तो होली पे कितनी नज़में लिखी, बहुत नज़में लिखी। ये देखो बाहर है होली की, आगरा बाजार उनका जो है प्रसिद्ध वो है। और इसके अलावा रसखान के होली के वो अमीर खुसरो ने रंग पे तो कि उनका रंग जो है वो तो फेमस है, उनका जो सूफियाना भजन। तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की और लोकल जनप्रतिनिधियों की बनती है, एमपीज और एमएलएस की, कि दोनों समुदायों को बिठा करके तो उस कट्टर सोच को वैलिडेट कर दिया गया। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को बिठा के समझाएं कि भाई जबरदस्ती रंग न डालो, और दूसरे पक्ष से कहें अगर थोड़ी बहुत गलती से रंग पड़ जाए तो आप उसे बवाल मत करो। ये जिम्मेदारी बनती है। अरे जब एमपी साहब कहेंगे कि ऊपर भेज देंगे, इतने साल से मैं भी, अब उम्र में क्या बताऊं, बताई नहीं जाती सार्वजनिक रूप से, लेकिन ये तो मान ही सकते 60+ तो मैं हुई। इतने साल आपका अनुभव जो है ना आपके उम्र से आगे। कभी भी इक्का दुक्का घटना है जहाँ कहीं दंगा वंगा हो गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज मैंने तो नहीं सुना। मैं मेरठ शहर में रहा हूँ होली के दौरान, जहाँ डेंस मुस्लिम आबादी है, उन इलाकों में भी कभी मस्जिद ढकी गई हो और तिरपाल से ढकी, ऐसा कभी देखा आपने? मैंने होता है, पहले मैं आपसे अपवाद छोड़ दीजिए, एक आध बात कभी हुआ होगा, मुझे भी याद आ रहा है कभी कभी ऐसी तस्वीरें आई हैं, नियम नहीं होता, लेकिन ऐसे नहीं हुआ ना, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। एक अपवाद अगर कहीं दंगा हो, कहीं तनाव पहले से है तो आप अपवाद तौर पर 1-2 जगह कर सकते हैं, वो भी एहतियातन। ये जनरल आप भी सहमत नहीं है इस तरीके से? मैं इस
इस तरीके से मत रही। समीर जी, सिर्फ समीर जी, एक लाइन फिर समीर जी के पास जाइएगा। एक भी कोई ऐसी खबर आई क्या कि मौलाना साहब ने कहा कि ना क्यों आप तिरपाल ढकेंगे, हमारी मस्जिद है? अरे अभी 2 बयान मैंने सुना है बहुत सारे आपको। आए बयान, अभी आप 2 करेंगे, बयान कोई सुना है दिक्कत मैंने। नहीं। हाँ, एक कह रहा है कोई तुगलकी दिक्कत फरमान है, दूसरा कह रहा है अफसोसनाक कदम है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर वो मौलाना कह रहा है तो उसको फिर कहना चाहिए वो नहीं ढकेगा वो, अगर वो मौलाना कह रहा है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं ना कि ये आप बयानबाजी, ये ओहो, सर मैं देखिए एक सेकंड समीर जी, हर्षवर्धन जी बात सुन। मेरा कहना केवल इतना है, मैंने भी पहले यही कहा, जिस मस्जिद के लोगों को चलाने वाले मस्जिद को लगता है साहब नहीं हमको एतराज है साहब, हम ढक रहे हैं, आप अपने आप जो मर्जी करो। आप चाहे जुम्मे वाले से ये कहो भाई तुम ना आना, या तुम जल्दी आ जाना, या तुम देर से आ जाना, या मैं मस्जिद ढक रहा हूं, ये उसका फैसला है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों पक्षों से मिल बैठ करके ये तरीका निकाला है भाई। आपने कहा ना दोनों पक्षों से मिल बैठकर निकाला है। हाँ, उस मस्जिद का, जिस मस्जिद को ढका जा रहा है, उसका मौलाना कहे ना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही तो बात कह रहा हूं। अभी भी मूल बात है, हम लोग टीवी की बहस कर देंगे, कल को कहीं कुछ हो जाएगा और उसके बाद फिर हम ही लोग कहेंगे प्रशासन को इतनी समझ नहीं। सर हम लार्जर पिक्चर भी देख पा रहे हैं, इसका संदेश देखिए क्या है। या मैं लार्जर पिक्चर में कह रहा हूं कि आप कहते इतना चार्ज एटमॉस्फेयर था, लेकिन प्रशासन को यह भी नहीं सोचा कि वो तिरपाल लगा देते। नहीं, ये कोई हल नहीं हो सकता। नहीं, इसको ऐसा देखते हैं कि तिरपाल लगा दिए गए हैं तो अब कुछ नहीं होगा। नहीं, हम उम्मीद करते हैं कुछ ना हो। नहीं, हम तो समीर जी सर, एक सेकंड, समीर जी प्लीज, आप सहमत हैं इससे या नहीं? तिरपाल मुझे लगता है, देखिए सर, रंग किसी धर्म का विरोधी नहीं होता। रंग के साथ ऐसा, अगर मुस्लिम कम्युनिटी अगर इस बात से सहमत हो रही है कि भाई किसी भी स्थिति में हमारे ऊपर गुलाल नहीं जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में ऊपर रंग के छींटे नहीं उड़ना चाहिए, तो हमारे मस्जिद को हम ढकना स्वीकार कर लेंगे एक हिस्से को, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अगर कोई होली खेल रहा है और रंग आ गई। मुझे लग रहा है कि तो समय था कि इसमें मुस्लिम जो स्कॉलर है, मुस्लिम लीडर्स है और मुस्लिम के जो बड़े नेता है, वो ये कहते हैं कि भाई हमारी कोई मस्जिद ढकी नहीं जाएगी, आप होली खेलिए, कोशिश कीजिए कि मस्जिद के ऊपर रंग ना आए, अगर रंग आ भी गया तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि अगर वो इस बात को स्वीकार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर सरकार उनसे, प्रशासन से बात कर रही है, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर से कह रहे हैं कि नहीं हमारी मस्जिदों को आप ढक दो, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जरा भी रंग गिरेगा तो ये बवाल होगा। मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है। रंग के प्रति इतना प्यार रखना, किसी धर्म के त्यौहार के प्रति इतना प्यार रखना कि भाई उनके त्यौहार से अगर हमारे पर थोड़े भी छींटे आते हैं तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये समाज के अंदर एक विभाजन एक धर्म के प्रति पैदा होगी। उन्हें इस बात की जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी कि होली त्यौहार ऐसा है जो घर में नहीं खेला जाता, वो तो बाहर ही खेला जाएगा, मोहल्ले में खेला जाएगा, सोसाइटी में खेला जाएगा, सड़कों में खेला जाएगा। होली पे जुलूस निकाले जाएंगे, मोटरसाइकिल में लोग निकलेंगे, वो हर बार होता है। और इसी स्थिति में अगर थोड़ा रंग आता है तो मुझे लगता है कि इसमें धैर्य का परिचय देना चाहिए। उसे ये मान लेना कि रंग अगर हमारे मस्जिद पे आ गया, रंग अगर हमारे कुर्ते पर अगर आ गया, रंग हमारे मस्जिद के बाहर अगर आ गया, तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाज में एक बवाल उत्पन्न हो जाएगा। इस तरीके से मुझे लगता है जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की है, और फिर प्रशासन ने जब जिस तरीके से बात करके तिरपाल से ढकने की कहा और फिर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने सहमति दी, मुझे लगता है ये ठीक नहीं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए था कि आप ढकिए मत, रंग से बचने की हम कोशिश करेंगे, अगर आता है तो हमें आपत्ति भी नहीं होगी। एक लाइन ऐड कर रहा हूं सर, बस अभी एक हमने सबने ये कहा कि ये मौलानाओं को ऐसा नहीं, इतना कट्टर नहीं होना चाहिए और उनको ही मैसेज देना चाहिए था, रंग पड़ भी जाए तो कोई बात नहीं, आप शांति रखेंगे। अब लेकिन एक बात सही, उन्हीं में से एक ने कहा कि ये मैसेज भी तो कोई देता कि अगर किसी ने कोई शरारत करी कल के दिन, तो जानबूझकर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश करी, तो फिर वो शासन का डंडा देगा। मैं यही कह रहा था कि हमेशा भी बोला जाना चाहिए। इसको एक बात और लाइन में जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हमेशा हमें याद है, हर होली से पहले ये एडवाइजरी डीएमएसपी की जारी होती थी किसी भी शहर में, हिंदू बहुल हो, मुस्लिम बहुल हो, सामान्य हो, कि जबरदस्ती किसी पर रंग नहीं फेंका जाएगा। अगर कोई जबरदस्ती किसी को रंगता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जारी होती थी, अखबार में बाकायदा बयान आता था डीएम का और खबर छपती थी। क्यों? कि कई लोगों को रंग से आपत्ति होती है, हर तरह के लोग होते हैं, खाली धर्म के आधार पर नहीं, कई गैर मुस्लिम भी, उनको भी आपत्ति, किसी को एलर्जी है, किसी को, तो ये, या महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है रंग के बहाने, इसलिए ये एडवाइजरी जारी की जाती थी। बजाय ये एडवाइजरी जारी करने के घर से न निकलो, तो आप जो है मस्जिद ढक दो, आप तिरपाल पहन के निकलो, आप बरसाती पहन के निकलो, रेनकोट पहन के निकलो, इस तरह की चीज़ें जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। और जो अभी समीर जी ने कहा कि मौलानाओं को ये कहना, बिल्कुल कहना चाहिए था मौलानाओं को, लेकिन साथ ही साथ दूसरे पक्ष के लोगों को या हिंदू पक्ष के लोगों को भी, ये जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, या और उनके पक्ष नेता, कि भाई कोई जबरदस्ती किसी पर रंग नहीं डालेगा, होली खेलो, मनाओ, कोशिश करो, जबरदस्ती रंग ना डाले। तो दोनों तरफ से बात होती तो ज्यादा बेहतर होता। देखो, इसमें मौलाना भी बोलते कि गलती अगर पड़ जाए रंग तो उसमें आप बवाल मत करिएगा। ब्रेक का समय हो गया, आपका कमेंट सर शॉर्ट। मैं केवल छोटा सा कमेंट कर रहा हूँ कि जैसे ये बात हुई कि भाई
नमाज का वक्त बदल दिया जाए, वो भी ठीक है कि कोई बात नहीं है 2 घंटे किया जाए। लेकिन ये भी तो कर सकते हैं आप, होली सुबह से मना रहे हैं 6 बजे से, आप 2 बजे के बजाय 12 बजे तक मना सकते थे, 1 बजे तक मना सकते प्रैक्टिकल नहीं है सर वो तो प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? आप सुबह 6 बजे से मना रहे हो, ऐसा नियम किस पे लेकिन कैसे आप थोपोगे? नहीं तो फिर किसी पर भी थोप रहे। 1 मिनट सुन लीजिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, भावनाओं की बात आपको मुसलमानों के साथ याद आ रही है आज की, भाई वो रंग खेलना चाहिए। आप सावन में जब हो रहा है और मटन बेचने को मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं आप? क्योंकि आपकी भावनाएं आहत हो रही है। क्या कारण है मुझे बताइए? मांस बेचने पर रोक लगाते क्यों हैं आप सावन में? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बता दीजिए मुझे उसका कारण, तो उसको भी जाने दीजिए। तो दोनों पक्षों पर बात कीजिए। केवल ये कहना कि मुसलमानों में कट्टरपंथी है या हिंदुओं में कट्टरपंथी है, वहाँ पर दोनों जगह एक ब्लॉक है और उसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसको रोल प्ले कर रही है। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खानी कुर्सी की विजय चौक से लाइव। चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हमने यूपी की बात की। यूपी में मस्जिदें तरपाल से ढकी जा रही हैं कि कहीं कल को कोई कहीं झगड़ा झंझट ना हो उत्तर प्रदेश में होली के दिन और नमाज को लेकर के। अब जरा बिहार की बात आपको मैं बताऊंगा। बिहार से भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं और बिहार के नेता अपने स्टेट से ज़्यादा यूपी पर टिप्पणी कर रहे हैं, खासतौर पर विपक्ष के। मनोज झा हैं आरजेडी के, पप्पू यादव हैं कांग्रेस पार्टी के, इन्होंने क्या कहा। जीतन मांझी सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन पहले योगी जी की बात सुनाता हूँ आपको और फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि योगी जी अब अपनी राजनीति क्या देख रहे हैं और कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल एक इंटरव्यू दिया था, उसके कुछ हिस्से आपने कल भी सुने थे। एक बयान उसमें से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। सवाल हुआ भगवा पहनने पर, तो उन्होंने कहा मैं भगवा पहनता हूँ, भगवाधारी हूँ और मुझे इस पर बहुत गर्व है। आई एम अ प्राउड हिंदू और एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो कुछ लोगों ने इसको एक ललकार की तरह भी देखा कि योगी जी कह रहे हैं अब पूरी दुनिया पर अब सनातन छाएगा और जिस किस्म की राजनीति चल रही है उसमें इस बयान के अलग अलग मायने ढूंढे जा सकते हैं। तो योगी जी की बात आप ज़रा सुनिए और समझते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहे हो। महाराज जी के लिए अब ये महाकुंभ की महासीख क्या है और आगे का इससे हम क्या लेकर जाए? देखिए इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दे दिया। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और कार्य होंगे। देखिए जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए और जब अवसर आया है तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। अब उन्होंने कहा अवसर आया है तो चूकना नहीं चाहिए। अवसर आया मतलब हम जब हमारे पास मौका है कि हम काम करके दिखा सकते हैं तो हम वो करें। और वो चूंकि सवाल कुंभ से शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा महाकुंभ का ऐसा भव्य आयोजन हम लोगों ने किया, हम दिखाना चाहते थे कि क्या भव्यता है सनातन की और महाकुंभ की। फिर उन्होंने कहा कि मैंने बजट में अब वृंदावन के लिए भी, मथुरा के लिए भी जो है अप्रूवल दे दिया है। अब वहाँ वो मंदिर मस्जिद विवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि उस पर भी वो खुल के बोलते हैं कि भाई वहाँ बनेगा तो कृष्ण जी का मंदिर ही। लेकिन अभी वो ये बात कह रहे थे कि मैं अयोध्या और काशी की तरीके से अब मथुरा का, ब्रज भूमि का भी जीर्णोद्धार एक तरीके से डेवलपमेंट के मायने में हम वो कराने जा रहे हैं। लेकिन मैं उसी वाक्य को पकड़ रहा हूँ जिन्होंने कहा मौका है तो चूकना नहीं चाहिए। योगी जी के पास क्या मौका है जो वो चूकना नहीं चाहते? नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक, जिसको मैं बार बार शब्द इस्तेमाल करता हूं कि मानस परिवर्तन हुआ है। इस देश में एक फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स मेन स्ट्रीम में थी, अब वो आउट हुई है। सेकुलर पॉलिटिक्स होती तो कोई शायद ये आपको ये वाला अतिरेक नहीं दिखता, लेकिन वो फ्रॉड सेकुलरिज्म था। उस फ्रॉड सेकुलरिज्म का आज प्रभाव ये है कि जो लोग कहते थे कि नहीं अभी तो इफ्तारी हमारी पूरी नहीं, वो बेचारे आजकल फोटो भी नहीं डालते हैं। बड़ा कमाल है ये। क्या नेता, क्या बुद्धिजीवी, कोई नहीं डाल रहा है, सब होली मिलन की डाल रहा है, कोई तस्वीर नहीं आ रही है। जबकि इसमें कोई बुराई नहीं है, कहीं भी आप जाएं, ये तो सबसे मिलजुल कर रहने का हमारा देश ही ऐसा है और बड़ा खूबसूरत है कि होली, रमजान सब एक साथ सब चीजें होती हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज इस हिंदू पहचान को जो गौरव के साथ जोड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता हो, देश की जनता हो, पूरे भारत में जिस तरह का परिवर्तन आया है, वो एक अवसर है। वो भारत की मूल पहचान के साथ जोड़ता है और उस पहचान को हमें, आप उसको कह लीजिए प्रतिष्ठित नए सिरे से करना है या उसकी स्थापना में नए नए जो आयाम है उसको जोड़ना है, वो सारी चीजें उसके साथ कहते हैं। बस एक बात थोड़ा सा, उन्होंने कहा कि सब भगवा पहनेंगे। योगी जी मठाधीश हैं, उनको भगवा पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं कोई नहीं है कि हिंदू मतलब भगवा ही पहनेगा। भगवा हमारे लिए अग्नि प्रज्वलित होती है, भगवा हमारे लिए सूर्योदय है, भगवा किसी भी तरह से आप देखें तो भगवा हमारे लिए जो गौरव का प्रतीक चिन्ह है उसमें रंग है, लेकिन हमारे लिए सारे रंग वैसे हैं। तो ये कहना कि सब भगवा पहनेंगे, ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि कई बार बोलने में ये चीजें आ जाती हैं,
उसमें मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक डेटा आपको दिखाता हूं मैं। आप कहेंगे कि हाँ ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर बता रहा हूं आपको। बीजेपी का पिछले 4 चुनावों में जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता गया, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, उसी प्रोपोर्शन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की सीटें, असेंबली की सीटें वो घटती गई हैं। 2017, मैं सिर्फ बीजेपी की बताऊंगा आपको, डेटा ज़्यादा हो जाएगा। 2007 बीजेपी 51 थी, 46 मुस्लिम विधायक जीत करके आए थे। 12 में बीजेपी 47 हुई, 56 जीत करके आए मुस्लिम। 2017 में 312 विधायक जीत करके बीजेपी की आए, तो मात्र 24 विधायक रह गए असेंबली में मुसलमान। और 2022 में 255 जीत करके आए बीजेपी के विधायक, तो 34 मुस्लिम विधायक रह गए। क्या ये जो आपने जिसको फ्रॉड सेक्युलरिज्म कहा, जो चलता था, जो अब खत्म हुआ है या हो गया या हो रहा है, इसमें मुसलमान कहाँ हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स कहाँ है? मुस्लिम पॉलिटिक्स जैसा कुछ होता है क्या? नहीं, पॉलिटिक्स तो होती है, चाहे मुस्लिम पॉलिटिक्स कहें, हिंदू पॉलिटिक्स कहें, कास्ट पॉलिटिक्स कहें, जो पॉलिटिक्स कहें, पॉलिटिक्स तो होती है, हर वर्ग की होती है, हर जाति की होती है। लेबर पॉलिटिक्स भी होती है, पीजेंट पॉलिटिक्स भी होती है। तो ये मुस्लिम पॉलिटिक्स का अभी क्या बचा है? देखिए, जैसे अभी हमारे अनुजवत मित्र हर्षवर्धन जी ने फ्रॉड सेक्युलरिज्म की बात कही, तो फ्रॉड नेशनलिज्म का जोर है इस समय कि अगर आप पूरे 25-20% आबादी को किनारे करके आप चाहें कि आप सच्चे राष्ट्रवादी हैं, तो आप वैसे ही फ्रॉड नेशनलिस्ट हैं जैसे फ्रॉड सेक्युलरिस्ट थे, जो मेजॉरिटी के साथ ऊपर होने वाले अत्याचारों पर चुप रहते थे और खाली माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात करते थे। तो फ्रॉड सेक्युलरिज्म की जगह फ्रॉड नेशनलिज्म ने ले ली है। नेशनलिज्म वो है जो सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का था, जिसमें सब थे। तो जैसे जैसे सीटें घट रही हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर रिप्रेजेंटेशन घटे किसी वर्ग का। इसमें किसी का जोर नहीं है। सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि बीजेपी ज्यादा सीटें जीत रही है, वो मुसलमानों को टिकट देती नहीं है टिकट। और उसका कारण ये होता है कि जब पोलराइजेशन जो होता है, जब इस तरह की पॉलिटिक्स से, तो जाहिर है कि अगर कहीं मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहा है, उसके खिलाफ पूरा पोलराइजेशन हो गया, तो कैसे जीतेगा वो? तो ये स्थिति लॉन्ग टर्म में, दीर्घ काल में, अगर किसी वर्ग का, चाहे कोई वर्ग हो, खाली मुस्लिम ही नहीं है, जो भी माइनॉरिटी के हैं या डाउन ट्रॉडन हैं, जो मतलब वंचित वर्गों के लोग हैं, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो कहीं भी घटता है, शासन में, प्रशासन में, इसमें क्या कहते हैं आपके लेजिस्लेटिव में, तो वो लंबे समय में वो चीज़ ठीक नहीं होती है देश के लिए। देश के लिए बेहतर यही होता है कि भारत जैसे देश में सबको अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले, और वो उसकी व्यवस्था राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो कैसे मिले। नहीं तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी कैसे हो? बीजेपी की भी जिम्मेदारी है, दूसरे दलों की भी जिम्मेदारी है। बीजेपी की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि आज सबसे बड़ी पार्टी देश की वो है। जब सबसे बड़ी पार्टी है तो उसको, आज अगर बीजेपी अपने किसी, आज की तारीख में बीजेपी का टिकट तो गारंटी है ना जीत की, ऑलमोस्ट, खासकर यूपी जैसे राज्य में। तो आप अगर किसी अपने अच्छे मुस्लिम नेता को, जो आपका विचारधारा के साथ हो, उसको आप किसी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनाव का टिकट दीजिए और जिता के लाइए, ये भी तो जिम्मेदारी आपकी है। अब आपने मजीद बात की, या तो बीजेपी मान ले कि उनके जो मुस्लिम नेता है, या तो बीजेपी ये मान ले कि उनके जो मुस्लिम नेता है, जो टीवी चैनलों पे आते हैं, उस पे आते हैं, उनमें कोई इस लायक है ही नहीं कि विधानसभा। नहीं, ये बात नहीं। अब आपने कही, मैं आप एक बात बता रहा हूँ, वैसे ऑफ रिकॉर्ड मीटिंग की बातें नहीं बताई जाती, लेकिन एक सीनियर बीजेपी के मुस्लिम नेता से मुलाकात हुई और उनसे ये सवाल, मैंने ये सवाल किया कि क्या मोदी जी को वाकई लगता है कि मुसलमान उनको वोट करते हैं या करेंगे कभी आगे जाकर? इसका जवाब छोड़िए। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमानों ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी को वोट किया? अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा सेक्युलर बीजेपी में तो कोई चेहरा नहीं दिखता होगा ना आपको। मुसलमानों ने कभी उनको वोट किया क्या? जानकारी नहीं। और ये छोड़ दीजिए, लखनऊ में, सुन लीजिए, सुन तो नहीं सर पूरी बात, बोले फिर तादाद में अटल जी को वोट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अरे सुनिए, तो उन्होंने कहा छोड़िए उनको, मैं तो मुसलमान हूँ, मुझे कभी मुसलमानों ने वोट किया क्या? सर मैं एक लाइन जोड़ दूं इसमें, आप बीजेपी के ऊपर मुसलमान कहाँ वोट करेगा? ये भी तो कमी है, मैं इसमें आप क्यों वोट नहीं कर रहे हैं? अगर मुसलमान कहा जा रहा है कि मुसलमान करेंगे नहीं करेंगे, ये माना जा रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते, तो उसका आपको मैं एक उदाहरण दे दूं। अभी गुजरात नगर निगम चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने 182 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, 84 मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के जीते इस बार गुजरात के अंदर। तो जीते ना 84 उम्मीदवार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जीते। आपने अच्छी बात, तो गुजरात में बता रहा है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। सर थैंक यू, इस फिनोमेना पर बात अच्छी बात है। आप अगर कुछ तो शॉर्ट में पहले इसमें जोड़ दूं, एक तो पहली बात ये है कि भाजपा की जिम्मेदारी नहीं, आप कल तक उसको मुस्लिम का हवा बना के और उसको हराते रहते तब बड़ा आनंद आता था। अब हार रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान को भी आप हिंदू सीट से लड़ा दीजिए। क्यों नहीं मुस्लिम सीटों से समाजवादी पार्टी किसी हिंदू को लड़ा के जिता देती? क्यों नहीं जिता देती? कांग्रेस क्यों नहीं जिता देती? ठीक बात है। और तो और जहां उनका हक है, क्यों नहीं, जब 5 लोग जीतते थे इनके, वो सीटें तो पक्की थी, क्यों नहीं वहां से लड़ाया किसी को? तब तो यादव परिवार के अलावा कोई सूझा नहीं, क्यों नहीं करते ये? और भारतीय जनता पार्टी का जब वाइस चांसलर लड़ता है केरल से चुनाव, उसको भी वोट नहीं देता मुसलमान, क्यों नहीं देता भाई?
और किसने कहा भाजपा नहीं लड़ाती है? मुख्तार अब्बास नकवी से को लड़ाया था, नहीं लड़ाया था? अटल बिहारी वाजपेयी को कितने मुसलमान वोट मिलते थे ये अंदाजा सबको है। वही 8% पूरे देश में कहते हैं, उससे आगे नहीं। तो मुसलमान तो भाजपा के साथ खड़ा होना चाहता है, जैसे ही खड़ा होता है मुसलमान कहता है भैया तुम अब खारिज। तो ये है फ्रॉड सेकुलरिज्म और नेशनलिज्म। सर नहीं है, समय नेशनलिज्म। जरा मुरादाबाद के सांसद कौन है, जरा बता दीजिए। मुरादाबाद मुस्लिम बहुल सीट है, कौन है सांसद वहां से समाजवादी पार्टी का? नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी पिछली बार मुसलमान थे, इस बार मुसलमान नहीं है। आप मेरठ से किसको टिकट दिया था? समाजवादी पार्टी। सर अब मैं इसको आपने गुजरात का उदाहरण अच्छा दिया। अभी गुजरात में बहुत सारे सर गुजरात में बहुत सारे मुस्लिम काउंसिलर जीते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं इसको बिहार पर जरा टेस्ट करना चाहता हूं। अगर कोई पार्टी एब्सोल्यूट पावर में हो, मैं एक चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, एक लंबे अरसे तक विजय जी, कोई पार्टी अगर एब्सोल्यूट पावर में आ जाए, जैसा गुजरात में भाजपा है या मध्य प्रदेश में भाजपा है, तो कोई भी वोटर हो, क्या वो उसके मन में नेचुरली ये बात आना स्वाभाविक नहीं है कि भाई अब मैं इनके साथ जुड़, मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं इनके साथ जुड़ के तो देखूं, मेरी सुनवाई तो यही होगी ना, यही सत्ता में और यही रहने वाले हैं आने वाले वक्त में, अगर उसको लगता है तो। मैं बिहार में इसको टेस्ट करना चाह रहा हूं, क्या नीतीश कुमार के लिए मुसलमानों की ये सोच हो सकती है बिहार में? भाई यार रहेंगे तो यही। मुझे लगता है कि ये सोच जो आप कह रहे हैं वो सबसे सही सोच है कि भाई ज़रूरत भी है, एक मजबूरी समझ लें आप इसको। और फ्रॉड सेक्युलरिज्म, फ्रॉड नेशनलिज्म क्या है? जिम्मेदारी भी छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन आप तो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने जो फिगर दिया उसको छोड़िए कि कितने मुसलमान कम हुए। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी नुमाइंदा मुस्लिम है? नहीं है ना। तो 20% आबादी को आपने छोड़ दिया है, क्योंकि वो फिर आप आबादी उसके साथ नहीं जुड़ती। नहीं, तो ये आपको भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। मैं जैसा कहता हूँ मुस्लिम समाज को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि भाई ऐसी क्या बात है कि जो आप नहीं कर रहे। तो बीजेपी को भी ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि क्यों नहीं जुड़ रहे। आप यही प्रोग्राम करते हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा इलाका है वो नहीं जुड़ रहा आपके साथ, तो आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे कि भाई ये क्यों नहीं आता हमारे साथ? तो ये बीजेपी के भी इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है। और ये समाज के तौर पर खतरनाक के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि यदि एक बड़ी आबादी को आप अलग करें। मोदी जी के आने के बाद एक बहुत बड़ा काम हुआ जिसको फ्रॉड सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिसको पहले स्यूडो सेक्युलरिज्म अडवाणी जी ने शब्द काम में लिया था। पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया। वो भी जरूरत थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पैराडाइम इसलिए बदला कि आप केवल एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे थे। उसका जब वो सैचुरेशन हो गया तो आप इस पर आ गए, तो इसका भी सैचुरेशन आ जाएगा किसी दिन और फिर वो होगा। तो नहीं, गुजरात के मुसलमानों गुजरात छोड़िए ना सौरभ जी, एक उदाहरण ले लीजिए ना, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी बात हो रही है कि मोदी की जिम्मेदारी है, अटल जी की जिम्मेदारी, नहीं जिम्मेदारी में कहीं नहीं रहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो विनोद जी ने शब्द किया, काशी से प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार के सांसद बने, काशी में दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। क्या महिलाओं के साथ किन बुनकरों के लिए काम नहीं किया? क्या वहां के मुसलमानों ने वोट दिया? नहीं दिया। जब ज्वाइंट अपोजिशन आया, यूनाइटेड अपोजिशन आया, तो नरेंद्र मोदी का जो वो था घट के 1.5 लाख रह गया। उसमें हिंदू भी शामिल थे भाई। सर, अब आप यही दिक्कत है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी को मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो जब आप कह रहे हैं हिंदू वोट भी शामिल है तो कम हुआ। टारगेट है ही नहीं, हिंदू वोट भी कम हुआ ना। टारगेट कैसे कह सकते हैं? आप खाली मुसलमानों को, उसमें जो लीड कम हुई मोदी जी की, उसमें हिंदू वोट भी तो कम हुआ। जब आप ये कह रहे हैं ना भाई, मुसलमान आता ना, मुसलमान दिखता ना, साइजेबल अमाउंट में आता ना, नहीं आया ना। हिंदू तो मैं ये कह ही रहा हूँ, हिंदू तो क्या दूसरे लोगों को हिंदू वोट नहीं करता है? तब आप क्यों कह रहे हैं कि हिंदू नहीं? तो जहां जिसको जो समझ में आता है, मुझे लगता है इस पर हम लोग ये क्यों कहना है कि मुसलमान को इस पर बड़े ग्रंथ हम लोग रंग चुके हैं। इसमें ये तो साफ साफ कहने में क्या हिचक है? मुसलमान भाजपा को हराने के लिए वोट करता है, फिर चाहे मोदी जी खड़े हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात मालूम है, इसलिए मुसलमानों को वो टिकट, इसलिए वो 80-20 की राजनीति करता है। एक लाइन जोड़ दो, मैं बोल दूं। ऐसा है कि ये इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा कि जब जो लोग सड़क पर भीड़ हिंसा के शिकार होते हैं उनकी मजम्मत करने के बजाय उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? फिर सर इस तरह की चीजें जो होती हैं। एक मिनट आप उत्तेजित मत हो बंधु, ये जो घटना मुस्लिम जो विजय भाई ने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, कौन करेगा इंट्रोस्पेक्शन? इंदिरा गांधी को की भी जिम्मेदारी थी जब वो देश के नेता थी, राजीव गांधी की भी जिम्मेदारी थी जब देश के नेता थी, आज मोदी जी देश के नेता तो उनकी जिम्मेदारी। चलिए मनमोहन सिंह देश के नेता, जिम्मेदारी जिसके हाथ में एक लाइन देश की कमान होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसी भी भीड़ की हत्या, और पहली सरकार है जिसने लिंचिंग पे कानून बनाया है।
तथ्य तो सही रखेंगे ना। ओके, तो ब्रेक का समय हो गया। समीर जी अच्छी बात है, आपने बात की, समीर जी बात लेकिन की। लेकिन सर, जो please, मालाएं सर, पहनाई जाती हैं जिन Right, लोगों सर, जिन सर। लोगों के जरिए उन पे क्या अरे कार्रवाई एक होती है? सेकंड, आप बोलिए। सर मुझे लगता विश्वास है से जीतना पड़ेगा ना। मुझे लगता है अगर मुसलमानों से भारतीय जनता पार्टी को इतनी नफरत होती तो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया ना, उस समय अटल जी की सरकार थी, मुझे लगा कि हम राष्ट्रपति बना सकते तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बनाए। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ बताती कि कलाम और कसाब में क्या फर्क है। जो कलाम है वो हमारे हैं और जो कसाब है उसके संग वही ट्रीटमेंट होगा। यह फर्क भारतीय जनता पार्टी कलाम और कसाब का फर्क बताती है। मैं समय चला गया, लेकिन मैं बिहार की बात करना चाह रहा था। क्या बिहार में मुसलमान अभी भी नीतीश पर भरोसा करके जोड़ सकते हैं उनके साथ, इस सोच से कि भाई यही लोग आने वाले हैं तो इनके साथ जुड़े? नहीं, पहली बात तो ये आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार आने वाले हैं। मैंने कहा ये सोच करके अगर मुसलमान सोचता है तो क्या उसे नीतीश कुमार में उम्मीद वो तो दिखेगी? होता ही, दिया ही है वोट नीतीश कुमार को वोट, लेकिन नीतीश कुमार आने वाले नहीं है, इसलिए शायद मुसलमान ना दे वोट उसको। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार के साथ हैं मुसलमान, नीतीश कुमार के साथ है। हाँ। चल ठीक। हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इसलिए आज चौरसिया समाज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। अब अखिलेश जी ने होली पर तो अच्छी बात कही, बधाई दी, उसके बाद वो आए अपने असली मुद्दे पर कि योगी जी 30 मार कहाँ हैं। वो महाकुंभ से जोड़ रहे हैं सारी बातों को। कितने मरे? 30 लोग। कितनी कमाई हुई? 30 करोड़ एक दुकानदार की। और कितनी कमाई आपकी हो गई? तो 30 गुना 10,000 करोड़ मतलब 3 लाख करोड़ की कमाई आपकी हो गई। तंज था योगी जी पर। 30 मार कहाँ है? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो अखिलेश यादव तो नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश जिस वजह से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश अपराध के लिए जाना जाता था, अब अपराधी हाथ जोड़ के गया तो भागा हुआ है या कहीं गायब है। उत्तर प्रदेश जाना जाता था कहीं आप काम धंधा नहीं कर सकते हैं, देखिए क्या स्थिति है। उत्तर प्रदेश के इंटीरियर तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती थी, अब वो सारा बदलाव आपको दिखता है। और हम लोग अगर देखें तो उत्तर प्रदेश अब एक ऐसा राज्य बन गया है जो हर मामले में देश के विकसित राज्य से पैमाने पर बेहतर हो गया। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो नंबर 2 पर आ जाता है। जब कहीं से एफडीआई आने की बात आती है तो टॉप 5 जो डेवलप्ड स्टेट थे उनके मुकाबले खड़ा हो जाता है। जब उत्तर प्रदेश में आप कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग ये सब कहाँ आ रही हैं, तो जिसको हम कहें कि बहुत छोटे लेवल पर शायद अखिलेश जी के समय में शुरू हुआ था, वो आज बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गया है। तो कोई तुलना नहीं है। तो मुझे लगता है 30 मार खा और फिर उसके बाद ये होगा कि देखिए बयान गड़बड़ हो गया, कल को कह देंगे, ये कहते हैं कि मठाधीश और माफिया एक हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि जब आप एक बार इस तरह का हमला करेंगे तो फिर उसी तरह का हमला जवाब आता है। तो राजनीति में ये तो ठीक नहीं ना, तर्कों पर बात करते हैं। ये झूठे आंकड़े, मैन्युफैक्चर्ड आंकड़े हैं सबके सब, इसलिए उन्होंने कहा 30 मार खा। अगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, देश की अर्थव्यवस्था में 3-3.5 लाख करोड़ जुड़े तो उसके लिए किसी को अलग से थोड़ी सोचने की जरूरत है। जितना कुछ हुआ है आप उसको देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। जिस तरह से आप देश, और मैं तो ये कहूंगा कि इन 45 दिनों में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था अगर सबसे तेजी से कहीं से चल रही थी तो वो प्रयागराज कुंभ से चल रही थी। क्या अयोध्या और काशी में जो लोग जा रहे हैं वो दिख नहीं रहा है? सहमत है सर? राज्यों की इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, यूपी में ये होकर दिखाया। अखिलेश जी की बात से या इनकी बात से किसी एक से? अखिलेश जी का बयान राजनीतिक बयान है। योगी जी अखिलेश जी पे टिप्पणी करते हैं, अखिलेश जी योगी जी पे टिप्पणी करते हैं। इसमें मैं उस झगड़े में कहाँ पड़ूं भाई? हाँ, वो तो आपस में टिप्पणी, योगी जी उनके बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, वो उनके बारे में बोलते हैं, हाउस में भी बोलते हैं। तो ये तो राजनीतिक टिप्पणी है और राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी है। बाकी बात यह है, उस बात से मैं सहमत हूँ कि होली का त्यौहार प्रेम सौहार्द से मनाया जाता, ठीक है, मनाया जाता रहा है, मनाया जाता चाहिए।
और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है, मुख्यमंत्री जी की होती है। उसके लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए उनको करने चाहिए। ठीक सर, अब जरा कुछ आपको रंग दिखा देता हूँ होली के, जरा दिखाइएगा अलग अलग मुख्यमंत्री जो हैं कैसे होली खेल रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री भी हैं, विपक्ष के होली लोग भी हैं, किस तरीके से रंग कल पड़ेगा उससे पहले आज ही सब होली की खुमार में जो हैं इस वक्त आपको तल्लीन दिखाई दे रहे हैं। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आप दिखा दीजिए। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता दिल्ली की अभी मुख्यमंत्री बनी हैं, छत्तीसगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तस्वीर देखकर पहचानना पड़ेगा सर, धामी जी की तस्वीर है शायद, ये धामी जी की तस्वीर। धामी जी ये कुछ उत्तराखंडी जो है लोग। ये भी बताते जाइए कि साथ साथ ये हाँ किस मुख्यमंत्री का अभी ग्राफ ऊपर चल रहा है, किसका डाउन चल रहा है। नहीं देखिए, अभी तो धामी जी का कैसा चल रहा है? धामी जी का बढ़िया चल रहा है, बढ़िया अच्छा काम भी अच्छा कर रहे हैं। और ओवरऑल कहें कि जो चाहे आप यूसीसी के तौर पर मॉडल स्टेट की बात करें, चाहे आप उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने कड़े निर्णय लिए और शुरू में कहा जा रहा था कि वो बड़े गड़बड़ हो जाएंगे, वो सब ठीक होता हुआ दिखता है। और चूंकि उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री का वहाँ आस्था है और जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, तो वो भी एक बड़ी वजह है। लेकिन अभी मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट तो रेखा गुप्ता पर। रेखा गुप्ता की तस्वीर दिखा दीजिए फिर। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में होली बना रही हैं। वो रेखा के आम आदमी पार्टी का नहीं तो यहाँ भी 2500 का पोस्टर लेके वो आ जाता। कब देंगे महिलाओं को 2500 के? होली बाद में बनाएंगे, पहले बताइए 2500 कब देंगे आप? गौतम जी है। हाँ, दुष्यंत गौतम जी चुनाव लड़े, इस बार चुनाव नहीं निकाल पाए अपना वो, नहीं तो ये भी हो सकते थे, चुनाव जीतते तो दावेदार थे। दावेदार थे बिल्कुल थे। हर्षवर्धन जी दिखाई दे रहे हैं, एकदम स्वस्थ हैं एकदम इस समय। वाह बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दिल्ली की तस्वीर, वीरेंद्र सचदेवा जी भी हैं शायद, सचदेवा जी भी दिखाई दे रहे हैं, मंत्री सारे दिख रहे हैं जी। पांड्या जी भी प्रभारी भी हैं, दिल्ली के प्रभारी पांड्या जी। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय ये होली एक दिन पहले ही मना ले रहे हैं, क्या चक्कर है? उस दिन अपने घर में पॉलिटिकल फेस्टिवल के तौर पर ठीक है ना, वो तो मिलने वाले लोग आज ज्यादा आते होंगे। होली मिलन होगा, होली मिलन कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में अलग कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो करप्शन की जांच वाली। भूपेश बघेल साहब चौंकाया तो छत्तीसगढ़ ने साहब चुनाव के नतीजे वहाँ तो रंग उड़ गए थे। भूपेंद्र पटेल जी के दर्शन कर लीजिए, कम दिखते हैं टीवी पर, सबसे कम दिखने वाला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। लेकिन भूपेंद्र पटेल ने वो कर दिया जो गुजरात में बीजेपी कभी नहीं कर पाई थी। अब ये भी सोचिए, सारी म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जीत गए। नहीं म्युनिसिपैलिटी के जीत गए, विधानसभा के चुनाव में 156 सीटों पर वो तो हुआ ही। तो अभी ताजा घटना जो ताजा ये वाला जो देखिए, इतिहास में हमेशा भूपेंद्र पटेल याद किए जाएंगे। मैं बताऊं उदाहरण, जैसे 85 में लहर राजीव गांधी की थी, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो उसका फायदा मिला माधव सिंह सोलंकी को खाम में, और 149 सीटें आई। तो हमेशा कहा जाता रहा कि माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 लेकिन अभी 84 ऐसे ही लहर मोदी जी की थी 156 सीटें। लेकिन जब इतिहास में चर्चा होगी तो भूपेंद्र पटेल राहुल गांधी का नाम प्रियंका गांधी होली में खेलेंगे बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये मैं कह दूं, वहाँ कैमरा भेजो कि नहीं भेजो? राजीव गांधी की लहर नहीं थी, वो इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। सहानुभूति की मैंने क्या कहा, लहर किसी की नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी की लहर। नहीं, इंदिरा गांधी की, मैंने आप मेरी बात को काटने के लिए प्रतिबद्ध है। मैंने ये कहा कि इंदिरा गांधी की हत्या से जो सहानुभूति है राजीव गांधी के पक्ष में। ममता जी की होली देख लीजिए, ममता जी डांडिया खेल रही है। मुझे नहीं मालूम बंगाल में क्या कल्चर है राजीव गांधी होली के दिन का, आपको लेकिन डांडिया खेला जा रहा है। क्या परहेज है होली पर डांडिया, ममता जी और महिलाओं की जो वहां पर फोक डांस हो रहा है उसमें शामिल हुई है ममता जी। कल ममता जी का तीखी नोकझोंक भी हुए शुभेंदु अधिकारी के साथ, जब शुभेंदु का जो बयान आया था। शुभेंदु अधिकारी का बयान ही ऐसा था कि हम जीत करके आए तो सारे मुसलमान विधायकों को बाहर निकाल देंगे। बहुत ही खराब बयान था। अब उसका कोई सेंस निकाले, क्यों भाई? अब ये बयान जब आप देंगे फिर आप चाहेंगे मुसलमान वोट दे दे, इस तरह के बयान देंगे। नहीं, मुझे उसका लॉजिक समझ में नहीं आया। एक विधायक यहाँ पर नेगी थी, वो आधार कार्ड देख करके जो है उनकी नाराजगी ये थी कि मुझे विधानसभा से निकाल दिया। अब उसमें कहा हम आएंगे तो हम आपको, अब आप वो कहते टीएमसी वालों को निकाल देंगे, तो मैं समझता हूं मुसलमान विधायकों को निकाल देंगे। अब विनोद सर कहेंगे कि मैं बात काटने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन ऐसा नहीं सर। जब ममता के मंत्री कहते हैं कि ये तो अब हमारी आबादी बढ़ गई है मुस्लिम और अब तो शरिया कानून हो जाएगा, जब ममता के मंत्री कहते हैं कि इनको फेंक देंगे काट के, कोई उंगली उठाएगा तो वहां मुश्किल, वहां तो हिंदू नहीं बंद कर देता वोट देना ममता बनर्जी। एक बयान से अगर ये हो जाता है, जब प्रधानमंत्री बोले तो वो बयान नहीं असर करता है। सर तो वहां तो फिर ये एक्चुअली वहां दिक्कत एक आदमी, निश्चित तौर पर वो बयान नहीं हो रहा, उससे कोई लाभ नहीं। बंगाल में दिक्कत एक व्यक्ति से सबसे ज्यादा है बीजेपी को, वो है फिरहाद हकीम, जो ममता जी के बड़े करीबी हैं, कोलकाता के मेयर है। वो ऐसे बयान देते हैं, उन्होंने ये बयान दिया था हमारी आबादी एक दिन इतनी हो जाएगी। उन्होंने बयान दिया था। एक मंत्री हैं जिन्होंने उस वक्त जब
खुलेआम एक महिला और एक व्यक्ति को पीटा गया था, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई वो तो मुस्लिम इलाके में था, तो वहां तो शरिया की हेमंत सोरेन जी की भी तस्वीर दिखा दीजिए। नहीं, उचित नहीं, कतई फिर तो ये भी उचित नहीं है, ठीक है, वो भी ये गलत है। हेमंत सोरेन जी की भी पिक्चर दिखा दीजिए भाई। हेमंत जी ने भी बढ़िया चुनाव जीत करके इस बार आए हैं। छत्तीसगढ़ ने भी चौंकाया, झारखंड ने भी चौंकाया इस बार। बहुत चौंकाया। हेमंत जी ने दूसरा कार्यकाल जीता है और झारखंड बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था बीजेपी। लेकिन यहाँ एक श्रेष्ठ उदाहरण भी, और ये भी चर्चा भी करनी चाहिए। बताएं, वहाँ 3 राज्यों का बड़ा गैंगस्टर अपराधी अमन साहू, उसको छत्तीसगढ़ झारखंड की पुलिस ने एनकाउंटर किया। बाबूलाल मरांडी से पूछा गया तो उनका अपराधी है तो मारा ही जाएगा, हम उसके साथ थोड़ी ना खड़े हैं। लेकिन अगर यूपी में पुलिस एनकाउंटर हो जाए तो अपराधी के साथ क्या आतंकवादी के साथ भी लोग खड़े हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। नेता विपक्ष के तौर पर जो भूमिका होनी चाहिए वो बाबूलाल मरांडी ने करके दिखाया। और कई बार जब हम कहते हैं ना कि बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस, तो ये नजर आता है कम से कम ऐसे मुद्दों पर। बीजेपी के लिए क्या सीख थी चुनाव की? हर्षवर्धन जी, आप उत्तर प्रदेश पे की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर लिस्ट गिना दूं ना, जो एनकाउंटर के काबिल लोग हैं, अब उनकी हुकूमत चल रही है। नहीं सर, तो गिनाना चाहिए, आप गिनाइए। मतलब कहने का ये कौन किसके पर किस कहता है। बाबूलाल मरांडी ने खुल के कहते हैं समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी क्यों खड़े हो? अच्छी बात, समाजवादी पार्टी के लोग तो नाम गिनाते हैं भाई कि ठाकुर, कौन कौन से ठाकुर गैंगस्टर चल रहे हैं इस वक्त। उनको ये तक याद नहीं रहता जिसका नाम गिना रहे हैं वो ऊपर जा चुके हैं उनमें से कई। टीवी पर रोज फंसते हैं, झूठ बोलते हैं। पुरानी लिस्ट है, 7 साल पुरानी लिस्ट है, उसको चलाते हैं। तो अभी कोई गैंगस्टर नहीं है यूपी में? होंगे ही, क्यों नहीं? एक दो ऊपर जा चुके होंगे, बाकी गैंगस्टर की लिस्ट है वो जो टीवी पर गिनाते हैं वो 7 साल पुरानी गिनाते हैं। सब यूपी वेबसाइट पर है, जाके चेक कर वो सब गैंगस्टर पहले गैंगस्टर थे, अब सब लोगों ने धंधा पानी बंद कर दिया है। जो धंधा पानी करेगा वो ऊपर चला जाएगा। योगी ने कहा है या तो सुधर जाओ, धंधा पानी बंद कर दिया है। अरे साहब, कम से कम अभी होली के रंग तो देखिए कि हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है अलग अलग पार्टी के लोग अच्छे से होली। लेकिन सर अभी कैसे हमारा शो पूरा हो जाएगा जब तक संजय राउत जी की बात नहीं सुनेंगे? संजय राउत वो मैंडेटरी है ना। संजय राउत जी का बयान सुना दीजिए। 7-8 साल में इस देश में जो चल रहा है, किसी भी त्योहार में होली सबका है। होली में हम सब जाति धर्म के लोग एक साथ होली खेलते आए हैं। हमने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो चल रहा है अब, वो सीधे सीधे कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ा जाए, दंगे हो जाए, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और अपनी राजनीति जो है वो करते रहे। अभी वो ज्यादातर विपक्षी नेता जो है दरअसल यूपी पर ही रिएक्शन ज्यादा दे रहे हैं। मैं मुझे लगता है वहीं कल संजय राउत ने बताया ना कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो मातोश्री पे तो होली मनती थी, सब लोग होली मनाते थे शिव सैनिक जाके। तो क्या इस बार कहाँ मन रही है? पिछले 4 साल से कोई होली क्यों नहीं बन रही? बंद कर दी उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में। अरे पिछले 5 साल से मातोश्री में होली नहीं बन रही है। क्या आज मातोश्री में होली मन रही है? क्या नहीं मन रही है? क्यों बंद हुई? उद्धव ठाकरे ने बंद कर दी 5 साल से। क्यों बंद कर दी? अभी उद्धव ठाकरे बताएंगे कि किसका वोट चाहिए। क्योंकि वो इंडिया गठबंधन तो 2.5 साल पहले आए हैं, उसके 2.5 साल पहले बीजेपी के साथ। उनको कारण रहा होगा ना, उनको मालूम होगा मुझे राजनीतिक रूप से कहाँ जाना है, पहले से प्लान कर लिया होगा मुझे। उनको लग रहा होगा कि मुझे जिनके साथ जाना है वो तो जम के होली खेलते हैं। अच्छा, एक खबर है सर महाराष्ट्र से, जिनके साथ जाना गए हैं वो, लालू यादव से बढ़िया होली कौन खेलता है? वो तो सारे होली खेलते हैं जितने इंडिया गठबंधन वाले। राहुल गांधी का, ममता जी को भी आपने देख लिया। राहुल गांधी खेल रहे हैं होली, बिल्कुल खेलेंगे अब। अच्छा देखिए सर, एक खबर महाराष्ट्र से देता हूँ। नीतीश राणे जो मंत्री बन गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अभी एक नया काम किया कि बोलते रहते हैं वैसे तो उनका बयान तो नहीं चला रहे हैं, अभी शांति रहने दीजिए ना। चर्चा हुई तो मैं बता दूं, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को वोट बैंक के लिए खुश करने के लिए होली छोड़ दी, इसकी बात कर रहे थे। उन्होंने अभी कहा कि जो हलाल मीट चलता है मुसलमानों के लिए, उसका सर्टिफिकेशन होता है, तो इन्होंने एक सर्टिफिकेशन शुरू किया है झटका मीट के लिए कि हम क्यों खाएं हलाल मीट, हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो उन्होंने शुरू किया। इनको अजीत पवार ने स्टेटमेंट दिया इनके लिए कि महाराष्ट्र में सांप्रदायिक बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अजीत पवार कह रहे हैं। भाई अभी तो जो मांसाहारी लोग हैं उनसे पूछे, मुझे तो झटका हलाल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। नहीं, डिप्टी सीएम बीजेपी के मंत्री को कह रहा है कि सांप्रदायिक बयान नहीं हम सुनेंगे। तो डिप्टी सीएम ज्यादा जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। उन्हें मालूम है कि नीतीश राणे सीएम की बात आप कर रहे हैं, वो तो उन्होंने अपने नवाब मलिक साहब को भी टिकट दिया और लोगों को भी टिकट दिया, तो वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी है, वो उस पर काम कर रहे हैं, उस पर लगातार लगे हुए। बटेंगे तो कटेंगे का जो बयान आया था उसका भी विरोध अजीत पवार ने किया था। शरद पवार की राजनीति केवल दिखाने का विरोध है ना, आप डिप्टी सीएम हो। उनका पूरा वोट बैंक शरद पवार का ही वोट बैंक है ना, वो जानते हैं उनका वोट बैंक वही है।
उनको हिंदुत्व का वोट मिलने नहीं वाला है। ये तो नीतीश वो अपना कुमार, वोट छोड़ेंगे ये नहीं। नीतीश कुमार जैसा कुछ कार्य करना चाह रहे हैं कि मेरे साथ मुसलमान भी जुड़े रहे और मैं बीजेपी से जुड़ा रहा वो हूँ। है ही उनके साथ है, वैसा का वैसा है। इसीलिए भाई बीजेपी ने भी इसीलिए जोड़ रखा जो है। मदरसों की तनख्वाह वो बढ़ाई गई थी, बजट बढ़ाया गया था, 18,000 रुपए सैलरी की गई सैलरी थी। की एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया अबू आजमी का, क्योंकि ये औरंगजेब को लेकर के जो बहस छिड़ी पिछले आप कुछ 5-7 करके दिनों में, उसके मानेंगे जनक हैं ये। हाँ, मानेंगे। फिर इन पर केस हुआ, इनको असेंबली से निकाला गया, सस्पेंड किया गया। तो इनसे एक इंटरव्यू में इससे पूछा गया कि आपने अपना बयान क्यों विड्रॉ कर लिया, आपने माफी मांग ली। बोला माफी क्यों मांगूंगा, लेकिन मुझे पिटना भी नहीं है, मार थोड़ी खाऊंगा। इतना बड़ा विवाद बना दिया इतनी सी बात का, तो मैंने कहा अपना स्टेटमेंट वापस ले लेता हूँ, माफी नहीं मांगी मैंने। देखिए यही वो मूल बात है जिस पर चर्चा नहीं होती है। मन से भारत को, भारत भूमि को, भारत की संस्कृति को, भारत देश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ऐसे लोग। अगर वो स्वीकार करते तो औरंगजेब उनका क्या लगता है भाई? औरंगजेब जैसे पापी से, उस क्रूर व्यक्ति से, और वो तो ऐसा व्यक्ति था, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, किसी को नहीं छोड़ा। फिर आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही। जो व्यक्ति इस बात के लिए जाना जाता हो कि उसने जगह जगह जहां उसे भगवा ध्वजा फहराती दिखी मंदिर के शिखर पर, दौड़ा दिया सेना, तोड़वा दिया, वरना क्या जगह नहीं थी क्या भाई? अगर उसको बनानी थी मस्जिद तो कहीं अलग बनाता। उसके शासनकाल में क्यों ऐसी मस्जिदें बनी? वो हिंदू मुस्लिम जिसको कहते हैं ना कि साफ साफ उल्टे तरफ खड़ा करना चाहता था। चलो तब हो गया, लोग कहते हैं भाजपा वाले उठा ला रहे हैं, अबू आजमी को क्या जरूरत? और तब आप कहेंगे तो कहा जाए कम्युनल बात कर रहे हैं। और आपने कहा अबू आजमी का कि उसने कहा मुझे पिटना नहीं है, तो उनको अभी थप्पड़ के असर याद है, इसलिए उन्होंने कहा होगा। उन्होंने इस समय विधानसभा में से बयान दिया था, तो राज ठाकरे के विधायक थे बाला नंदगांवकर, उन्होंने विधानसभा में अबू आजमी को थप्पड़ मारा था। तो उनको याद होगा कि उस समय जो थप्पड़ मारा था, अब मैं फिर जाऊंगा विधानसभा में तो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार होगा। बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ विजय चौक से मौजूद हैं आपके साथ। हमारे साथ सारे मेहमान हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। अब जरा आपको बताते हैं दक्षिण भारत में इस वक्त किस लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है और इसको, इस खाई को जो बढ़ाने की कोशिश हो रही है, इसका क्या जवाब दिया जाए। आप सब जानते हैं भाषा विवाद चल रहा है। तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला, 3 भाषाएं बच्चों को स्कूल में पढ़ाई जाएं, वो हम लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये आप इसके जरिए हम पर हिंदी थोपना चाहते हैं। सरकार कहती है इसमें हिंदी कोई अनिवार्य भाषा ही नहीं है, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। बहुत विवाद हुआ इसको लेकर, पार्लियामेंट में बहुत कुछ हुआ। अब आगे देखिए वो बात कहाँ तक बढ़ गई। तमिलनाडु का बजट आ रहा है, अब बजट में, बजट की कॉपी पर, बजट की सारी कॉपियों पर, सारे सरकार के पत्राचार में, सरकार के सारे डॉक्यूमेंट में ऊपर बजट का एक चिन्ह बनता है ना, कुछ लिखा जाएगा ऊपर। वो स्टालिन सरकार ने, चूंकि उसमें पहले रुपया का साइन बनता था, वो जैसा आप देखते हैं उसको कोई आर जैसा पढ़ ले या र जैसा पढ़ ले, वो सिंबल पहले पिछले साल तक के बजट में वैसा ही लगाया जाता था। अब इस बार उन्होंने कहा ना 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 ना, ये तो हिंदी वाला र है, रुपया वाला र। अब उन्होंने उसको भी हटा दिया और उसको भी तमिल में कर दिया। तस्वीरें आप देखिए, ये पहले वाले बजट की तस्वीर है जिसमें रुपये का सिंबल दिख रहा है साफ, और अब साथ में दूसरी तस्वीर भी दिखा दीजिए, इसको बदल के जो किया गया है, ये दूसरी तस्वीर आपके बगल में आ गई। अब उस र को भी हटा दिया गया, र का जो भी सिंबल बनता हुआ तमिल में वो वहां पर लगा दिया गया। अब किसी को अनभिज्ञ आदमी को ही लग सकता है बड़ी सरल सी बात है, इसमें ऐसी कोई बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन आप देखें अगर जो इस वक्त वहाँ राजनीति चल रही है उसके लिहाज से तो ये सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। विजय जी देखिए, हम लोग अतिरेक पर जाने लग गए। एक तो मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी आपको जोड़ दूं कि ये साइन तो खैर उन्होंने अपने बजट और उस पर किया है, लेकिन रुपये पर, एक तो रुपया आरबीआई हमारे यहाँ पर उसको करता है, उस पर 15 भाषाएं हैं जो छपी हैं और उसमें तमिल शामिल है। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं पहले वो दूसरा वाला सिंबल लगाते थे। हाँ हाँ, पिछले साल तक पहले तक लगा रहे थे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अतिरेक है। नहीं, तमिल यदि उसमें नहीं होती तो भी एक बात समझ में आती, उसमें 15 जो भाषाएं करेंसी पे छपती है उसमें भी तमिल शामिल है। और ये इतना आगे तक पहुंचना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वोट बैंक का। दुनिया में डॉलर का सिंबल तो डॉलर ही है ना, डॉलर ही रहेगा ना। भारत ने रुपए का सिंबल निकाला है और वो सिंबल तो वही रहेगा, वो सिंबल रहेगा। आप उसके आगे पीछे आपको जो लिखना है आप लिखो। अच्छा, ये जो डी उदय कुमार ने जो डिजाइन किया ना, वो भी नॉर्थ इंडियन नहीं है। मैं आपको जानकारी के जिसने रुपया डिजाइन किया, रुपया ये जो नया डिजाइन जो हुआ कर्नाटक के है, कर्नाटक के है, महाराष्ट्र मुंबई के IIT किस लेवल पर ले जा रहे हैं स्टालिन इसको विवाद? देखिए, मुझे लग रहा है ये बहुत गंभीर मामला, और निश्चित रूप से वो बंटवारे की जो राजनीति है, वही दक्षिण से आने वाले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के भाई ने बयान दिया था कि कर्नाटक को अलग देश बना देंगे हम। उनका बयान भी बहुत चर्चित हुआ था। तो इस तरीके जो बयान आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी दक्षिण को लेकर स्टालिन सभी राज्यों को मुख्यमंत्री की बैठक बुला रहे हैं, जिस तरीके से वो तमिल भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर वो विवाद खड़ा कर रहे हैं, यह बहुत गंभीर आपत्तिजनक है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को देना चाहिए, और बजट अगर इस तरीके से वो पास करेंगे
तो राज्यपाल को यह बजट वापस भेजना चाहिए उनके पास, उन्हें पास नहीं करना चाहिए। देखिए आप ठीक है, तमाम तरह के इसके अंदर आप रुपए की जगह आप किसी तरीके से और इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको संविधान में इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन आपका इंटेंशन बताता है कि आप किस इंटेंशन से कर रहे हो। पहले तो आप नहीं करते थे, आप ये कर रहे हो, मतलब आप बताना चाह रहे हो कि आज हम ये कर रहे हैं, कल हम अपनी करेंसी पर लेकर आ सकते हैं। त्रिपाठी जी देखिए, एक तो एक ये जो विजय जी ने बताया कि उसको जिसने बनाया, लेकिन जो रुपया हिंदी का रू लिखा जाता है और जो तमिल का र है वो भी जरा देख लीजिए, वो लगभग उसी तरह का है, सिर्फ थोड़ा सा उसमें अंतर है। भारत की जितनी भाषाएं हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, क्योंकि अधिकांश में संस्कृत के शब्द या उसका कुछ प्रभाव अवश्य नजर आता है। तमिलनाडु की राजनीति में एंटी तमिल, एंटी हिंदी, एंटी हिंदू, एंटी ब्राह्मण ये चलता था 1960 के दशक में, लेकिन ना अब एंटी हिंदू बचा है, कोई उसका आधार नहीं है। ब्राह्मण तो वहां कहीं है ही नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, प्रतिष्ठान में भी नहीं है, सरकार ने मंदिरों तक पे कब्जा कर लिया है। अब ये जो एंटी हिंदी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी इसलिए काम नहीं करने वाला है कि एक बड़ा वर्ग है जो मल्टीलिंगुअल हो चुका है, एक बड़ा वर्ग है जो तमिलनाडु से निकलकर बाहर गया, यहां से निकलकर लोग तमिलनाडु गए। और सच बात यह है, न तो तमिल भाषियों को कोई समस्या है, न देश के दूसरे हिस्सों को समस्या। समस्या क्या है? ये नेता लोग ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं। नहीं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, उनको खतरा, उनके सर तक पानी आ रहा है ना। अब प्रधानमंत्री काशी से सांसद बने तो काशी तमिल संगमम कर दिया, हर बार हजारों लोग जाते हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम कर दिया। ये विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस नहीं लड़ी, हेड ऑन नहीं लिया। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी कल निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में एक बयान दिया, उसकी चर्चा नहीं हुई। उसकी बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा ये दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में जो लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं विभाजन की, और इनके जो हीरो हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा रामास्वामी पेरियार के लिए वो कह रहे होंगे कि पेरियार तो वहां डेमी गॉड है। उन्होंने कहा भगवान मानते हो आप उनको, क्योंकि उनकी सारी राजनीति एंटी ब्राह्मणिज्म है पर है। उन्होंने तमिल के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया, कोई बताया नहीं क्या कहा था। नहीं, उन्होंने कहा था पेरियार ने कि तमिल एक बार्बरिक लैंग्वेज। हाँ, ये बोला कल वित्त मंत्री ने, इट इज अ बार्बरिक लैंग्वेज, बार्बरिक लैंग्वेज। तो वो बोले, उन्होंने कहा कि बताएं इस पर क्या कहना है। देखिए, ये तो खैर निर्मला जी का बयान है, वो तो वैसे ही बयान है जैसे गाय को लेकर सावरकर ने क्या कहा था, वो हिंदुत्ववादियों से पूछा जाता है। तो इसलिए ये तो, लेकिन जो इनका जो कदम है स्टालिन का, इसको कहीं से किसी भी तरह से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुपए का जो चिन्ह है ना, वो भारत के रुपए, भारत की करेंसी है भाई, करेंसी के चिन्ह। और तमिलनाडु भी भारत का उतना ही हिस्सा है जितना उत्तर प्रदेश है या जितना बिहार है या कोई भी राज्य है। तो वो करेंसी यूनिवर्सल, कुछ चीजें ऐसी हैं जो राष्ट्रीय हैं। अब अशोक चिन्ह है राष्ट्रीय, उसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा हुआ है या संस्कृत देवनागरी में लिखा हुआ है, तो अब सत्यमेव जयते को भी आप बदल दोगे क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ चीजें ऐसी हैं एक देश के अंदर, ये अतिवाद है जो अभी विजय ने कहा। और मुझे लगता है शायद बहुत पीछे की राजनीति में पहुंच गए हैं स्टालिन। मैं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर उनकी चिंताएं मानता हूं, मैं डिलिमिटेशन के मुद्दे पर सारे राज्यों की चिंताओं को मैं साझा करता हूं, लेकिन ये जो भाषा विवाद इस स्तर तक ले गए। अब डिलिमिटेशन की बात कर लेते हैं। डिलिमिटेशन का क्या मुद्दा है भाई? डिलिमिटेशन ये है कि अब सेंसस कराया जाएगा, जनगणना कराई जाएगी, और जनगणना कराने के बाद डिलिमिटेशन होता है, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हर स्तर से लेकर के, नीचे के स्तर से लेकर के, मतलब वार्ड से लेकर के पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी तक, उसमें देखा जाता है जनसंख्या के आधार पर कि अब इसकी लिमिट क्या बनाई जाए। वो बदलती है हर सेंसस के बाद, अब वो फिर होगा। उस पर दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता ये है कि उत्तर भारत में आबादी ज़्यादा है तो वहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी, हमारी सीटें अनुपात में कम रह जाएंगी। ये जो अभी आपने कहा कि परिसीमन के बाद, ये चिंता उनकी जायज़ है। अब इस पर स्टालिन साहब ने एक दक्षिण भारत के, केवल दक्षिण भारत के सब बड़े नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। उसका न्योता उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उनको भी भेजा। नहीं, इसमें संशोधन करूंगा, सिर्फ दक्षिण भारत की नहीं बुलाई, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी। अच्छा, मैं करेक्ट कर लेता हूं, मैं करेक्ट विपक्ष के बोल दूं। हाँ, विपक्ष के नेता हूं। नहीं, क्योंकि पंजाब में भी ये समस्या है, ठीक है, आबादी वाली। तो रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि मैं इन प्रिंसिपल इनसे सहमत हूं, ये डिलिमिटेशन नहीं, लिमिटेशन की एक्सरसाइज है। दक्षिण भारत को के हिस्सों को लिमिट कर देना चाहते हैं, और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ दक्षिण भारत में लोगों ने बीजेपी को एंट्री नहीं दी है। रेवंत रेड्डी की बात। Tamil Nadu Chief Minister Stalin has sent his delegation to invite me to 22nd meeting in Chennai regarding Government of India and Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. This is not delimitation. This is limitation for south at any cost. We are not going to accept that limitation. We are
paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, even Karnataka also they have defeated. They don't have any representation in Andhra Pradesh. That is why they wanted to settle a score. This is called vendetta politics. ये एक जब ये अब जनसंख्या का क्योंकि वक्त आने ही वाला है तो ये विवाद उठना ही था, तो इस लिहाज से ये स्वाभाविक है। और जो वो बातें कह रहे हैं यही आर्गुमेंट्स पहले से दिए जाते रहे हैं कि दक्षिण भारत के राज्य ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उन्होंने जनसंख्या पर ज़्यादा काबू पा लिया, वो ज़्यादा टैक्स भरते हैं, तो इसलिए लेकिन दंडित वही होंगे क्योंकि उनका राष्ट्रीय राजनीति में उनका महत्व जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि अनुपात में सीटें उत्तर भारत की ज़्यादा हो जाएंगी। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, मुझे लगता है कि कोई न कोई फॉर्मूला तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, उनको अगर ये चिंता है कि हमारे यहाँ की सीटें घट जाएंगी जनसंख्या के अनुपात में, तो वो तो जाहिर है कि उसका कोई फार्मूला, एक स्टैंडर्ड फार्मूला निकालना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कर्नाटक के लिए अलग होगा डिलिमिटेशन फार्मूला, यूपी के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा, गोवा के लिए अलग होगा। अब ऐसे तो मान लीजिए गोवा में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें हैं, तो क्या कहें वो कि उनकी कोई बात सुनी ही नहीं जाती, वो कोई राज्य ही नहीं। केरल में बहुत कम सीटें हैं तो कहेंगे उनकी कोई सुनी ही नहीं जाती। मुझे लगता है ये पूरी तरह से विभाजनकारी राजनीति जो स्टालिन कर रहे हैं उसी को रेवंत रेड्डी बढ़ावा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की एंट्री नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी अभी तो तेलंगाना में आपको अभी तो हराया, आपको अभी इलेक्शंस हुए वहां एमएलसी के, उसमें हरा दिया है। अभी कर्नाटक में उसकी सरकार थी, लगातार उसकी सरकार रही, ठीक है, इस वक्त तो हार गए। लेकिन जब आप ये कहते हैं किसी भी मुद्दे को ये जोड़कर कि भाजपा यहां नहीं है इसलिए कर रही, ऐसी राजनीति कभी दूसरे समय नहीं हुई। कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा कभी ये नहीं कहती थी कि भाजपा जोड़ने की कोशिश करती है राज्यों को, ये जोड़कर नहीं विभाजित करके राजनीति कर रहे हैं, ये खतरनाक है। अच्छा, आप जरा पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर ट्रेन पर जो हमला हुआ उसके बाद डिलिमिटेशन पर होम मिनिस्टर, क्योंकि होम मिनिस्टर इस सारी चीज को देखते हैं, होम मिनिस्ट्री का काम है डिलिमिटेशन। उसमें होम मिनिस्टर ने अभी 27 फरवरी को अश्योर किया इस पर, क्योंकि ये चिंता वाजिब चिंता है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्टेट की, खासतौर से दक्षिण भारत की, एक भी सीट कम नहीं होगी। जब बढ़ेगी तो उसी मतलब अनुपात में सीटें बढ़ेगी, उसका आबादी से संबंध। सर, पाकिस्तान की खबर का आपसे सच जानना है जरा। पाकिस्तान पर ट्रेन पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला किया, उसके अंदर उस वक्त 450-500 लोग थे, वो कहा जा रहा है 100 से ज्यादा उसमें पाकिस्तान की सैनिक भी थे। अब वो खत्म हो गया है ऐसा पाकिस्तान की सरकार बता रही है कि वो हमने सब लोगों को वहां से छुड़ा लिया। 400 यात्री थे, बीएलए के 33 लड़ाके मारे गए हैं, इन्होंने 21 यात्रियों की हत्या की है और 4 जवानों की हत्या की है। ये डेटा पाकिस्तान की सरकार का ऑफिशियल डेटा है। बीएलए कह रहा है कि हमारे पास 214 यात्री 400 में से अभी भी बंधक हैं, 150 फौजी उनमें से हैं जो हमारे कब्जे में हैं। हमने 212 यात्रियों को खुद रिहा कर दिया। पाकिस्तान कहता है हमने सब कुछ छुड़ाया मिलिट्री ऑपरेशन करके। बीएलए कह रहा है कि नहीं, इनको तो हमने खुद ही जाने दिया था, हमारे बंधक केवल इनके सैनिक हैं जो हैं। और वो कह रहे हैं कि स्टैंड ऑफ खत्म नहीं हुआ, पाकिस्तान कह रहे हैं कि मामला जो खत्म हो चुका। विजय जी, एक तो ये समझना चाहिए जिस तरह से हाईजैक हुआ वो बहुत मुश्किल काम था, और वो जो टेरेन है वो और भी मुश्किल है। और बीएलए बहुत ताकतवर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह से वहाँ पर किया गया। और उस ट्रेन में भी बलूच के बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को छोड़ा। और मैं देख रहा था पाकिस्तान टीवी पर कि जो रिहा किए गए यात्री, उन्होंने भी कहा कि बीएलए ने हमें छोड़ा है, खुद ही जाने दिया है। लेकिन फौज ने भी एक बड़ा काम किया, ऐसा नहीं है कि बहुत गड़बड़ वहां पर किया है। पाकिस्तान की फौज ने भी, देख रहा है तस्वीरों में, ऑपरेशन हुआ, ट्रेन पर लगभग चढ़ाई की है और उस पर भी चढ़ गए हैं। वो अभी मेरे ख्याल से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो खत्म हो गया, अभी बचा हुआ है, क्योंकि वो फौजियों, पाकिस्तान की जो फौज के लोग हैं वो उनके अब, लेकिन आप इसको पाकिस्तान के लिए, मैं एक शर्त पूरे विश्व में जो मैसेजिंग गई है, अब ये केवल एक एम्बैरेसमेंट है कि बड़ा हमला हो गया, वो रोक नहीं पाए, या बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए? पाकिस्तान बड़ा खतरा है ये, और इससे कभी भी कुछ और भी हो सकता है। और इसमें भी जो शर्त है ना, पाकिस्तान अभी ये खतरा मामला खत्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपराधियों की और सैनिकों की अदला बदली की बात की है, जो इनके लोग हमास और इजराइल के बीच में हुआ था। तो वो उस पर चल रहा है, वो अभी तक डील मेरे ख्याल से फाइनल नहीं हुई है, उसके बाद क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए खतरा बड़ा, ये खत्म नहीं हुआ। नहीं, बहुत से लोग पाकिस्तान के अंत की भविष्यवाणियां करते हैं, ये कहीं उसकी शुरुआत है क्या समीर जी? निश्चित रूप से पाकिस्तान टूटेगा, कब टूटेगा और किस तरीके से टूटेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो पाकिस्तान की छवि कैसी बन गई है। इतना असुरक्षित देश माना जाता है कि जब उनके विदेशी लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई एडवाइजरी जारी होती है कि आप सोच समझ के जाइएगा।
कोई देश की क्रिकेट टीम पाकिस्तान खेलने जाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई टूर्नामेंट आयोजित करता है तो दुबई वेन्यू सिलेक्ट किया जाता है कि वहां खेलेंगे, पाकिस्तान में कोई देश खेलने को तैयार नहीं हो रहा। विदेश के बिल्कुल तो पाकिस्तान में नहीं, तो बाकी फाइनल तो दुबई में हुआ ना, फाइनल हुआ, लेकिन बाकी टीमें नहीं खेली वहाँ। फाइनल हुआ ना, जब श्रीलंका की टीम जाती है, फाइनल दुबई में इसलिए हुआ, जब श्रीलंका की टीम खेलने जाती है वहां पर तो किस तरीके से हमला होता है कि श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी मरते मरते बचते हैं वहां पर। तो पाकिस्तान किस तरीके से स्थिति में पहुंच गया ये पूरी दुनिया जानती है। अभी जैसे वो ह्यूमन इंडेक्स आती है ना सर, अलग अलग चीजों के लिए, खुशी की मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स और फलाना, एक टेररिज्म इंडेक्स भी अभी मैं आज देख रहा था नंबर 2 पर आ गया है। पहले नंबर 4-5 पर था, अभी नंबर 2 पर आ गया है। पाकिस्तान की स्थिति ये है करते हो हंस रहे हो तो हैप्पीनेस में भी ऊपर होंगे। नहीं पाकिस्तान, क्योंकि वहां उनका बेसिक नेचर हो गया है ना। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, कई पैमाने ऐसे जो जारी होते हैं उसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान हमसे बेहतर हो जाता है, बांग्लादेश हमसे बेहतर। तो मैं इन इंडेक्सेस पर बात नहीं करता, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो ये काम किया है ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। जाफर एक्सप्रेस में अभी भी जो इनके प्रवक्ता हैं जियांद बलोच, उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन चल रहा है। और जो सबसे खतरनाक बात है कि उनके जो अधिकारी थे पाकिस्तानी सेना के, उनको पहाड़ों में लेकर गायब हो गए। हाँ, ये भी चल रहा है कि उनके सैनिकों को हॉस्टेज बनाकर टांग ले गए हैं, हॉस्टेज है ना, हॉस्टेज है। तो अगर ये स्थिति आ गई तो पाकिस्तान को मतलब कैसे वो आगे बढ़ पाएगा अगर उसके ही हिस्से में, और उसके खुद सांसद कहते हैं कि हमारा 6-7 जिलों पर कंट्रोल नहीं, तो पाकिस्तान के लिए तो अंतिम समय जैसा ही है। पाकिस्तान के लिए खतरा तो वही है, वो कहावत लागू होती है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, कि आतंकवाद की जननी माना जाता था साउथ एशिया में पाकिस्तान को, और भारत तो उसका दंश झेल ही रहा है लंबे समय से। और पाकिस्तान की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी हो गई है कि उसके कहे पर भरोसा नहीं होता। इसलिए जब पाकिस्तान ये कह रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया तो हम सबको भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उधर से बलूच जो बीएनए जो है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, उसने अपना दावा किया है। इस पर ना यकीन होने की सर वजह है। पहली बात तो ये कि वो जितने लोगों ने हमला किया उसमें बहुत से लोग जो हैं वो खुदकुश थे, सुसाइडर थे वो। हाँ, फिदाइन थे। तो अगर आप वहां पर, और वो लोग वाकई फिदाइन हमले करते हैं बीएलए वाले, तो अगर के बिना हो ही नहीं सकता ना हॉस्टेजेस। मैं कह रहा हूँ अगर फिदाइन वो हैं तो उन्होंने ऐसे ही सब कुछ आने दिया होगा और खुद उन्होंने कुछ नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? जो है लेकिन एक बात जोड़ दूं मैं, यहाँ पर जब बात आ गई इस तरह की, जब अभी चर्चा हुई कि आतंकवाद का दंश वो झेल रहा है बोया पेड़ बबूल का, तो पता नहीं मुझे जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और बहुत बड़ी आलोचना उसमें हुई थी जब उन्होंने कहा था कि जब भारत में आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान कर रहा था तो प्रधानमंत्री ने कहा था उस समय मनमोहन सिंह जी ने कि पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का पीड़ित देश है। जी हाँ, बीजेपी वो बात भूलने भी नहीं देती है कि ऐसा भी कांग्रेस के नहीं। लेकिन एक और चीज है, एक बात याद दिला दूं, बराक ओबामा जब भारत आए थे पहली बार मनमोहन सिंह के टाइम में, तो भारत की संसद ने ये कहा था कि वी विल नॉट टॉलरेट द हेवेंस ऑफ द टेररिज्म इन साउथ एशिया। जी, तो मतलब एक इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। समय इतना ही था सर, बहुत शुक्रिया कहानी कुर्सी की में आप सबको आने के लिए। अब सर रंग कब खेलना है बता दीजिएगा मुझे, ठीक, तो उसके लिए फिर हम लोग तैयारी करेंगे, बताइए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और आपको सबको होली की बहुत बहुत एक बार फिर बधाई। जो आप बिखेरते हैं